हो जो कि पिछले 500 सालों से नागिन के दिए हुए अमरता की शराब की वजह से जिंदगी काट रहा है, क्योंकि मौत उसके नसीब में नहीं है। सो आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग सांपों से भरे हुए आइलैंड को दिखाने से होती है। इसी आइलैंड पे हमारा हीरो, जिसका नाम सुसैन होता है, वो अपनी वाइफ जो की स्नेक स्प्लिट होती है और उसका नाम सुसैन होता है, वो उसके साथ उस द्वीप पे कई सौ साल से था और उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था। लेकिन एक दिन अचानक से वो सुजैन से डाइवोर्स की बात कह देता है। अचानक से डाइवोर्स की बातें सुनकर सुजैन भी हैरान हो जाती है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है या फिर उसे डाइवोर्स देने का उसके पास कोई दूसरा रीजन है। लेकिन वो उसे कुछ भी क्लियर नहीं करता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो उसे अमरता का श्राप देती थी और कहती है कि तुम पूरी जिंदगी मेरे श्राप की वजह से अकेली रहोगे और कोई भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। इस तरीके से तुम्हें भी पता चलेगा कि इस समय मैं कैसा फील कर रही हूँ। सीन कट होता है और इस इंसिडेंट को बीते अब 500 साल बीत चुके होते हैं। दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी होती है और सुजैन भी दुनिया के साथ बदल चुका होता है। उसके लाइफ में एक अच्छा दोस्त भी होता है जिसका नाम वू चैन होता है, जिसे वो भाई से बढ़कर मानता था। इसलिए जैसे ही उसका फ्रेंड उसकी घड़ी की तारीफ करता है जो कि 10 लाख की होती है, वो बिना समय गवाए तुरंत ही उस घड़ी को उसे गिफ्ट कर देता है। ये देखकर वू चैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि दोस्त के रूप में मुझे एक भाई मिल चुका है। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कोई इन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है कि ऐसी लड़की होती है जिसे हाल ही में वू चैन ने चीट किया होता है, जिस वजह से वो गुस्से से पागल हो जाती है और उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन इस चक्कर में जो हमारा हीरो होता है सैन, वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है और उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से उसे बहुत ही गंभीर चोट लग जाती है। सैन का इस तरीके से एक्सीडेंट होते हुए देखकर तो फ्रेंड अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। सैन को जितने भी चोट लगे होते हैं, उसके बॉडी से जितने भी ब्लड बाहर निकले होते हैं, अचानक से वो सारी चीजें उसके बॉडी के अंदर वापस से जाने लगती है। उसकी हड्डियां जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी होती हैं, वो फिर से अपने आप को रिकवर कर लेती है और सैन थोड़ी ही देर के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि थोड़ी देर पहले उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। कल फ्रेंड के सामने जब ये सारी चीजें होती है तब वो बुरी तरीके से हैरान होता है। ये देखकर सैन उसके पास आता है और अपने इमोर्टल होने के बारे में बता देता है। हालांकि वो नागिन के बारे में उससे कुछ नहीं बताता है, बस उसे इतना बताता है कि वो इमोर्टल है और उसके फ्रेंड को इस बात को राज ही रखना होगा। कुछ समय तक तो उसका फ्रेंड उससे अच्छी तरीके से पेश आता है, लेकिन उसके मन में भी इमोर्टल बनने का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो सैन को किडनैप करते हुए सांपों से भरे हुए आइलैंड पे ले जाने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद जब सैन को होश आता है तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्त बताता है कि उसे सैन की लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिस तरीके से वो अपने लाइफ में फेमस हो चुका है, वो एक कंपनी का सीईओ है, वो लाइफ वो चाहता है, इसलिए वो उसे एक ऐसे द्वीप पे लेकर जा रहा है जिस पे सांपों का राज होता है, ताकि वहाँ पे ले जाने के बाद वो उसकी अमरता किसी तरीके से छीन ले और उसके बाद उससे मरने का कोई भी डर ना हो। ये सुनकर सैन घबराने लगता है। उससे मरने का कोई डर नहीं होता है, लेकिन जिस आइलैंड पे उसका दोस्त उसे अभी अभी लेकर जा रहा था, वो वही आइलैंड होता है जहाँ पे सैन 500 साल पहले अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब सैन अपनी वाइफ से यहाँ से जाने की बात कर रहा था, तब उसकी वाइफ उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन आइंदा फिर कभी मैंने दोबारा तुम्हें अपने आइलैंड पे देखा तो मैं तो तुम्हें पहले 1000 पीसेस में तुम्हें पहले कट करूंगी, उसके बाद बॉईल करने के बाद फ्राई करने के बाद अपने बच्चों को खिला दूंगी। इसलिए यहाँ इस आइलैंड पे आने के बारे में दोबारा सोचना भी मत। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग उस आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। आइलैंड पे पहुँचने के बाद सैन बहुत ही ज्यादा डरा होता है, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी अमरता भी किसी भी तरीके से तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इस द्वीप से बाहर लेकर चलो। लेकिन उसका दोस्त उसे यहाँ से ले जाने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हें बचाने पे मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी तो सारी चीजें वैसे भी मेरे ही होने वाली है, तो तुम्हें वापस ले जाने का क्या मतलब बनता है, इसलिए तुम यहीं पे मर जाओ। तभी लौरा जो कि फ्रेंड की पर्सनल गार्ड होती है, वो उसे वाइन पीने के लिए देती है ताकि वाइन के महक से यहाँ पे सांप अट्रैक्ट हो सके। दोस्त वैसा ही करता है। जैसे शराब की गंध आती है, धीरे धीरे सभी सांप रेंगते हुए उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लौरा उसके मुंह पे पट्टी बांधती है और उसे अपने साथ नाग महल में लेकर जाती है, जहाँ पे ट्विन सिस्टर पहले से ही इन दोनों का इंतजार कर रही होती है। दरअसल जो ये ट्विन सिस्टर होती है, वो यहाँ की रानी से छुपकर यहाँ पे कुछ इलीगल काम कर रही होती है, जिसके लिए वो दोस्त से है, क्योंकि दोस्त भी उनसे कुछ इलीगल काम करवाने वाला था। और इसके बाद वो सैन को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगती है। वो दोनों वहीं बाहर ही रुक जाते हैं। अंदर जाते टाइम ट्विन सिस्टर सैन के ऊपर कोड़े से हमला करती है, फिर वो उसे अंदर लेकर जाती है और यहाँ पे चीखने चिल्लाने से मना करती है। वो बताती है कि वो यहाँ पे इलीगल काम करती है, जिनके बारे में यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है। वो यहाँ पे लोगों की आत्मा का पैसों से सौदा करती है, इसलिए सैन इसके बारे में किसी को ना बताए, नहीं तो अगर वो ऐसा करता है तो वो
वो लोग उसे यहीं पे खत्म कर देंगे। ऐसे कहते हुए वो उसके मुंह से टेप हटाते हैं। तभी सैन उनसे कहता है कि वो यहाँ की रानी को जानता है और वो उससे बात करना चाहता है। वो अपनी वाइफ के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन इन दोनों ट्विन सिस्टर को नहीं पता था कि सैन कौन है, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करती है कि आखिर वो रानी का नाम कैसे ले सकता है और उनसे मिलने की या फिर बात करने की बातें कैसे कर सकता है। ऐसे कहते हुए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देती है। जब वो उसे बुरी तरीके से मार रही होती है तब सैन बताने की कोशिश करता है कि वो यहाँ की रानी का हस्बैंड है, लेकिन वो अपनी बात ठीक से पूरी नहीं कर पाता है और इसकी आधी अधूरी बात सुनकर ट्विन सिस्टर को गलतफहमी हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कोई कातिल हो सकता है जिसे रानी के बारे में पता है और वो उसे जान से मारने के लिए यहाँ पे आया है, जिस वजह से वो लोग गुस्सा होकर उसे और भी बुरी तरीके से मारना स्टार्ट कर देते हैं। सैन को बहुत ही गंभीर चोट लगी होती है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से उन्हें अपनी बात बता देता है कि वो यहाँ की रानी का हस्बैंड है। ये बात सुनकर दोनों बहनें काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो इस लड़के की बातों पे भरोसा करे या फिर नहीं, क्योंकि सैन ने अपनी वाइफ को 500 साल पहले छोड़ दिया था और ये दोनों लड़कियाँ 400 साल पहले से यहाँ पे काम कर रही है, जिस वजह से उन्हें रानी के हस्बैंड के बारे में पता तो था कि कोई पर्सन था जिसने उनकी रानी को धोखा दे दिया और इंसानी दुनिया में वापस चला गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो पर्सन सैन ही है। इसलिए वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो सैन को जान से मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन अगले पल उन्हें लगता है कि अगर सच में ये पर्सन वही हुआ तो, क्योंकि इसे रानी के बारे में इतना सब कुछ पता है। इस तरीके से दोनों बहनें काफी कंफ्यूज होती हैं। वो सोचती हैं कि अगर सच में सैन उनकी रानी का पति है तो अगर ये दोनों इसे छोड़ देती हैं और ये जाकर रानी को इन सारी चीजों के बारे में बता देता है, इनके इलीगल काम के बारे में, तो रानी तो वैसे भी इन दोनों को खत्म कर देगी, जिस वजह से दोनों बहनें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचती हैं और वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले वो इस लड़के को ही खत्म कर दे। फिर वो उसका गला घोट कर उसे जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे रानी की पर्सनल नौकरानी आती है, जिसे देखते ही सैन की जान में जान आता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो बच गया, क्योंकि वो नौकरानी उसे पहचानती थी और उसने उसकी कई सौ साल तक सेवा भी की थी। लेकिन ये दोनों बहनें भी बहुत ही ज्यादा चालाक होती हैं। वो सैन को नौकरानी के सामने आने से पूरी तरीके से रोक लेती हैं और साथ ही सैन की आवाज भी छीन लेती हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से नौकरानी को अपने बारे में न बता सके। और फिर वो नौकरानी को बहलाने फुसलाने के लिए अपने कुछ जादुई गोलियां उसे खिला देती हैं, जिसे खाने के बाद शक्तियां बढ़ती थी। उसे खाने के बाद नौकरानी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नौकरानी के चले जाने के बाद दोनों बहनें सैन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं और उसे टॉर्चर करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज वो मरने वाली है, जिस वजह से वो उसे एक ही बार में अब खत्म नहीं करती हैं, बल्कि उसे तड़पा के खत्म करने का फैसला करती हैं और दोनों बहनें उसे वहाँ से टॉर्चर रूम में लेकर चली जाती हैं, जहाँ ले जाने के बाद भी वो उसे टॉर्चर कर रही होती है। सैन उसे उस वक्त भी बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ की रानी का हस्बैंड है, लेकिन वो लोग उसकी बातें नहीं सुनती हैं। ये सारी चीज झेलने के बाद जब सैन अपने आप को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेबस महसूस करने लगता है, तब उसे रानी की और भी ज्यादा याद आने लगती है। जब वो रानी के साथ था तब उसे किसी भी बात का कोई भी डर नहीं था और रानी भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसने उसके प्यार की बिल्कुल भी कदर नहीं की। इधर दोनों बहनें उसे बार बार टॉर्चर कर रही होती हैं। तभी हमें रानी को दिखाया जाता है। उसे अचानक से महसूस होता है कि उसके महल में कोई अनजान पर्सन आ चुका है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके जानने की कोशिश करती है और सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम दोनों बहनों को देखते हैं, जो कि सैन को इतना ज्यादा टॉर्चर करती हैं कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे पानी मारते हुए उसे जगाती हैं ताकि वो उसके साथ फिर से गलत कर सके। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये वो सैन का दोस्त होता है, जो कि लौरा के साथ महल के अंदर आ चुकी होती है। ये देखकर दोनों बहनें उनसे पूछती हैं कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फ्रेंड बताता है कि वो और भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता और तड़पता हुआ देखे। उसकी बातें दोनों बहनें मान जाती हैं और फ्रेंड के हाथों में वो कुछ चीजें देती हैं ताकि वो सैन को उसे तड़पा सके। बहन बताती है कि उसके अंदर ऐसा जहर है जिससे वो अगर किसी भी इंसान की बॉडी पे डालता है तो उसे हजार गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। ये सुनकर तो दोस्त खुश हो जाता है और धीरे धीरे उस जहर को लेकर सैन की तरफ बढ़ने लगता है। अपने दोस्त को इतना ज्यादा निर्दयी होते हुए देखकर सैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि उसने तो अपने दोस्त के साथ हमेशा ही अच्छा किया था, तो आखिर उसका दोस्त उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम दोस्त की लाइफ को देखते हैं। उसकी लाइफ पहले बहुत ही ज्यादा खराब थी। जब वो छोटा था तब उसके पिता अपनी सेकंड वाइफ के साथ मिलकर उसे बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें पैसा मिल सके। दोस्त उस समय लाचार और छोटा था, जिस वजह से वो अपनी मदद नहीं कर पा रहा था और तभी सैन उसके पास जाता है, जो कि उसकी मदद करता है। वो उसकी क्रूर फैमिली से उसे बचाता ही नहीं है, बल्कि उसे एक कार्ड देता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो अपने दोस्त से कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो, इसे तुम अपनी पढ़ाई के खर्च पूरा कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्त सैन की इस सिचुएशन में मदद पाकर काफी इमोशनल होता है और उससे पूछता है कि वो उसका कर्ज कैसे चुकाएगा।
है क्या। उस समय सैन अपनी दोस्त की मदद करने के बाद उसे ये कहा होता है कि जब तुम्हें मौका मिले और जब तुम मेरी मदद करने के लायक हो जाओ तब मेरी मदद जरूर करना। सैन ये पुरानी बातें याद कर रहा होता है और सोचता है कि दोनों समय में कितना ज्यादा फर्क है। तभी दोस्त फिर से सैन को थप्पड़ मार देता है। सैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी और मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता था और देखो आज तुम क्या बन चुके हो। सही रास्ता दिखाने के बावजूद भी तुम इस समय बुरे रास्ते पे हो। ये सुनकर वो उससे अपनी भड़ास निकालने लगता है और कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा रिश्ते थे लेकिन फिर भी मेरी मदद करने के लिए तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कम पैसे दिए थे। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैसे मिलने के बाद भी मुझे कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे पैसे तुमसे छीन लूं। ऐसा कहते हुए वो उसे फिर से थप्पड़ मारता है और जहर की पुड़िया उसके मुंह में डाल देता है। अब जो दोस्त था उसे इस बात का दुख था कि सैन के पास तो इतनी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उसने सारी प्रॉपर्टी उसे क्यों नहीं दे दी। उसने बस थोड़े से पैसों से उसकी मदद क्यों की। ऐसी घटिया सोच रखते हुए वो सैन के साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा होता है और तभी जो दोनों बहनें होती हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे जान से मारने की पूरी कोशिश करने लगती हैं। अपने आखिरी समय में आने के बाद सैन सोचता है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा लंबी थी, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अंत इस तरीके से होने वाला है। लेकिन फिर भी वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। जब सबको लगता है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और सैन मरने वाला है तभी यहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी रानी की। रानी यहाँ पे आने के बाद सिर्फ एक नजर सैन को देखती है। वो उसे ठीक से नहीं देख पाती है जिस वजह से वो उसे पहचान भी नहीं पाती है, इसलिए वो अपने सेवकाओं से पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं और यहाँ पे इंसान क्या कर रहा है। ये सुनकर तो दोनों बहनें ड्रामा करने लगती हैं और सारा का सारा ब्लेम दोस्त और लौरा के ऊपर डाल देती है ताकि रानी उन्हें सजा ना दे। रानी शांत रहती है और उनसे पूछती है कि बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। दोनों बहनें बताती हैं कि वो यहाँ पे सोल एक्सचेंज का काम कर रही हैं। ये सुनकर रानी उससे कहती है कि आखिर ये सारी चीज यहाँ पे क्यों की जा रही है और दूसरे पर्सन के पास ऐसी कौन सी खास चीज है जिसकी वजह से तुम सब उसके सोल को एक्सचेंज कर रहे हो। तब दोनों बहनें फिर से अपना ड्रामा कंटिन्यू कर देती हैं और रानी से कहती है कि पहला पर्सन अमर है, इसलिए दूसरा पर्सन उसके साथ अपना सोल एक्सचेंज करना चाहता है ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। ये सुनकर रानी उनसे पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अमर हो, आखिर उस इंसान का नाम क्या है। ये सुनकर एक बहन सैन के पास आती है और उसे पूछती है कि उसका नाम क्या है। सैन अपना पूरा नाम बता देता है। बहन वापस आती है और रानी को बताती है कि उसका नाम सुसैन है। जैसे ही रानी ये नाम सुनती है वो हैरान हो जाती है और सैन को ध्यान से देखती है। रानी जब सैन को पहचान लेती है तब वो उसके पास आती है। उसकी चोट को देखकर वो इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि एक ही बार में वो सभी को चोट पहुंचा देती है। वो गुस्से से पागल हो चुकी होती है और कहती है कि आज तक इतना ज्यादा गुस्सा होने के बावजूद भी मैंने उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम लोगों ने इसकी हालत इतनी ज्यादा बदतर कर दी। मैं तुम में से आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। उसकी रानी नागिन की छाया उसके ऊपर आने लगती है। ये देखकर उसकी नौकरानी समझ जाती है। वो तुरंत ही जादू करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रानी इस समय इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि उसके गुस्से से कोई भी नहीं बच पाता है और सभी को बुरी चोट लग जाती है। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए सैन को ठीक करने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर जो ट्विन सिस्टर होती है वो सोचती है कि उन्होंने तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। अब रानी उनके साथ क्या करने वाली है ये सोचकर वो डर रही होती है। ये दोनों भी रानी को ऐसे देखकर वो भी डर रहे होते हैं। इसके बाद रानी सैन से कहती है कि सबसे पहले तो मैं उस शख्स से मिलती हूँ जो कि तुम्हारे साथ सोल एक्सचेंज करना चाहता है। ऐसा कहते हुए वो दोस्त की तरफ गुस्से से देखने लगती है, जिसे देखकर तो वो बुरी तरीके से डरने लगता है और माफी मांगने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पावर का यूज करती है और उसके गले को दबाते हुए हवा में उसे टांग देती है। वो उसे लगभग जान से मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी सैन को होश आने लगता है जिस वजह से वो उसे छोड़ देती है और सैन को संभालती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था। ये सुनकर सैन कहता है कि मुझे सब कुछ याद है। मुझे पता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस द्वीप पर वापस आता हूँ तो तुम सबसे पहले मेरी टुकड़ी कर दोगी, उसके बाद मुझे उबालोगी और बाद में तुम मुझे फ्राई कर दोगी। नागिन कहती है कि तुम्हें तो सब कुछ याद है, वैसे पहले मैं इन दोनों धोखेबाजों से मिल लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहनों की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोगों से इतना बड़ा पाप हो चुका है कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं करने वाली हूँ। आज मैं तुम दोनों की आत्मा को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। ऐसा कहते हुए वो अपनी सेविका की तरफ देखती है। सेविका उठती है, अपने पावर का यूज करती है और एक ही बार में दोनों बहनों को एक एक करके खत्म कर देती है। फिर नागिन गुस्से से उन दोनों को देखने लगती है और कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे द्वीप पे आने की और मेरे हस्बैंड को चोट पहुंचाने की। सुनकर वो उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन रानी कहती है कि अब तुम दोनों को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। असल में रानी इन दोनों को तड़पा कर जान से मारने वाली थी, जैसा वो सैन के साथ कर रहे थे। इसलिए जैसे इन दोनों को इसके बारे में पता चलता है वो डर के मारे कांपने लगते हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ये देखकर रानी की पर्सनल नौकरानी पावर का यूज करते हुए दोस्त की आवाज को बंद कर देती है और फिर दोनों को यहाँ से कारागार में भेज देती है। सबके चले जाने के बाद सैन रानी से कहता है कि अब मैं मर रहा हूँ, तुम्हें मुझे
तुम्हें मुझे काट कर उबालने के बाद फ्राई करने के लिए अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ये सुनकर वो कुछ नहीं कहती है, बस उसे किस करने लगती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगती है, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा समय लगता है। जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे। फ्लैशबैक 500 साल पहले के समय को दिखाने से होता है, जहाँ पे सैंड कैपिटल जा रहा होता है। रास्ते में कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और उससे उसके पैसों को छीनने की कोशिश करते हैं। सैन उन्हें बताता है कि उसके पास ना ही कोई खजाना है और ना ही उसके पास पैसे हैं। ये सुनकर उन लुटेरे को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे इतना ज्यादा मारते हैं कि वो लगभग मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी आसमान में सभी को एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर लुटेरे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो बड़ा सा सांप अपने असली रूप में आता है और पता चलता है कि वो बड़ा सा सांप कोई और नहीं बल्कि रानी है, जो कि सैन को इतने ज्यादा गंभीर हालत में देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती है। पहले अपने पावर का यूज करते हुए उसे थोड़ा सा संभालती है और सोचती है कि उसे सेफ जगह पे ले जाकर उसे ट्रीट करना होगा, जिसके लिए वो हवा में उड़ते हुए उसे लेकर जा रही होती है। इसमें सैन को थोड़ा बहुत होश होता है। इस तरीके से वो जाते हुए देखकर वो सोचता है कि शायद वो मर गया और उसे परी कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रही है, इसलिए वो उसे परी कह के पुकारता है। इसकी ऐसी बातें सुनकर रानी के चेहरे पे मुस्कुरा जाती है। इसके बाद वो उसे एक सेफ से जगह पे लेकर जाती है। ले जाने के बाद वो उसे मेडिसिन बात कराती है और उसे ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि रानी को पहले ही नजर में सैन से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे बड़े ही प्यार से देख रही होती है। कुछ समय के बाद सैन को थोड़ा बहुत होश आता है और वो परी के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो उसे उसका नाम पूछता है और जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा ही कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी हालत और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये देखकर परी तुरंत ही उसे किस करते हुए उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए सैन को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। जब सैन सो रहा होता है तब उसे पुरानी सभी बातें याद आ रही होती है। सोकर जगने के बाद वो रानी के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि इसने मेरी फिर से जान बचाई, लेकिन इसने कहा था कि जब मैं इसे दोबारा मिलूंगा तब ये मुझे खत्म कर देगी। आखिर ये करना क्या चाहती है? वो ऐसी बातों के बीच में कंफ्यूज होता है और तभी रानी की भी आंखें खुल जाती है। वो देखकर सोने का नाटक करने लगता है, लेकिन रानी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप शांति से सोए रहो। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तब तुम मुझे खत्म कर दोगी? तो इस वक्त तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? ये सुनकर वो उससे कहती है कि क्योंकि पहले मैं तुम्हारे दुश्मन को खत्म करना चाहती हूँ और दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आगे क्या करने वाली हूँ। असल में रानी उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो उसे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन इसमें वो उसे डराने की कोशिश कर रही होती है, जिसके अचानक से वो उसके क्लोज चले जाती है और उसे गर्दन पे काट लेती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा 500 सालों से इंतजार किया है। तुम्हें पता भी है कि 500 सालों में कितने दिन होते हैं? वो होते हैं 1,82,500 दिन। इतने लंबे समय तक मैं इस बिस्तर पे अकेली थी, इसीलिए मैं तुम्हें बड़े ही प्यार से खत्म करूंगी। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज आने लगती है और उसके साथ रात बिताती है। सुबह में जब सैन की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके गर्दन पे काफी सारे निशान हैं। वो नागिन की तरफ देखता है और कहता है कि इतने सालों में मैं भी तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाया, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सभी को दोस्त और लौरा को सजा देने के लिए जाते हुए देखते हैं। जब दोस्त सैन को देखता है तब उसे उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। रानी सैन से कहती है कि ये लोग तुम्हें जान से मारना चाहते थे, तो बताओ इन लोगों के साथ क्या किया जाए। ये सुनने के बाद भी सैन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपने दोस्त को क्या सजा दे, क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो उसे अपना छोटा भाई ही समझ रहा था। लेकिन दोस्त के दिल में तो सैन के लिए बहुत ही गंदी वाली जगह होती है। वो उसके ऊपर गंदा इल्जाम लगाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तो तुमने यहाँ की रानी को भी फंसा लिया है। सैन के बारे में ऐसी बातें सुनकर तो रानी गुस्से से लाल हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो एक ही बार में दोस्त को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो उसे वार्न करते हुए छोड़ देती है और कहती है कि अगली बार अगर सैन के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हारी जीभ काटने से एक बात भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सब देखकर लौरा बुरी तरीके से डर जाती है और रानी से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ, मैं तो अपने मालिक के कहने पे यहाँ पे आ गई थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए और मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए। ये सुनकर दोस्त को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और लौरा और उसके बीच में एक बार फिर से बहस होने लगती है, जिसे देखकर नागिन की पर्सनल नौकरानी गुस्सा हो जाती है और दोनों को शांत करती है। वो कहती है कि तुम दोनों ही गलत हो, तुम दोनों को ही बहुत ही बुरी सजा मिलने वाली है। तब दोस्त कहता है कि सैन तो वैसे भी काफी लंबी जिंदगी जी चुका है और वैसे भी अब उसे मर जाना चाहिए और मैंने भी उसकी काफी सारी मदद की है, तो उसकी सारी चीजें मुझे मिल जाती है, तो इसमें कौन सी गलत बात है। सैन कहता है कि क्या तुम उस समय के बारे में बात कर रहे हो? अगर मैंने उस समय तुम्हारी
मदद नहीं की होती तो तुम्हारे पेरेंट्स अब तक तुम्हें बेच चुके होते, और जो लाइफ इसमें तुम्हें मिली है वो लाइफ तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलती। ये सुनकर वो उसे कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। सैम कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कभी भी अपना काम कराया, तुमसे घर के काम कराए, या फिर तुमने मेरे लिए कुछ किया है? बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया है? फ्रेंड ने तो सैम के लिए कुछ भी नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचता है कि सैम के पास जो कुछ भी चीजें हैं वो उसके पास होनी चाहिए। इसीलिए वो एक बार फिर से सैम के बारे में गलत बोलने की कोशिश करता है। नौकरानी ये देखकर गुस्सा हो जाती है, तुरंत ही अपनी जादू से तलवार निकालती है और दोस्त के ऊपर हमला कर देती है, ये कहते हुए कि वो सैम की इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो उनकी रानी का पति है। ये सुनकर अचानक से दोस्त डरते हुए उस एक्सीडेंट के बारे में सोचने लगता है जब सैम का एक्सीडेंट हुआ था। उसे पता चल जाता है कि शायद इसी वजह से वो अमर है। साथ ही यहाँ पे हमें एक और राज भी पता चलता है, उस समय जिस पर्सन ने दोस्त के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी वो और कोई नहीं बल्कि लड़ाई होती है, और ये इन दोनों की साजिश होती है जिस वजह से वो सैम को जान से वहीं पे मारना चाहते थे ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। वेल धीरे धीरे जब सभी चीजें साफ होने लगती है तब लौरा डर से पागल होने लगती है। उसे पता होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जिस वजह से रानी तो उसे बहुत ही खतरनाक मौत देने वाली है। इसी बात को सोचते हुए वो इतना ज्यादा डर जाती है कि खुद का गला घोटते हुए खुद की जान ले लेती है। लेकिन लौरा ने जो गलती की होती है जिस वजह से उसे इतनी आसान मौत से छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि नौकरानी अपने पावर का यूज करती है और उसे फिर से पुनर्जीवित कर लेती है। साथ ही अपने पावर का यूज करते हुए उसे फ्रीज कर देती है और कहती है कि तुम्हें तो सजा देना अभी बाकी है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो फ्रेंड होता है वो सैम को इन सारी चीजों का जिम्मेदार ठहरा रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी पावरफुल पत्नी थी, इसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? अगर तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारे साथ ये सारी चीज ना करता, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। ये सुनकर सैम कहता है कि अच्छा, आखिर मैं तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बताता कि मेरी कौन वाइफ है और मैं किसके साथ रहा हूँ? मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं अमर हूँ, लेकिन इससे आगे मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताने वाला था। अब इन दोनों ने जो गलती की होती है उसकी वजह से तो रानी इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, जिस वजह से वो अपनी नौकरानी से कहती है कि अब इन दोनों का बहुत ही ज्यादा ड्रामा हो चुका है, इसलिए अब तुम इन दोनों को मेरे सामने से लेकर जाओ और इन्हें जिंदा रहते हुए नर्क के दर्शन करा दो। तुम इन दोनों को इतना ज्यादा तड़पाना है कि जिंदा रहने पे इन्हें खुद से नफरत हो जाए और ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि इसने सैम के साथ ये गलती क्यों की। इसकी पूरी बॉडी की हर एक पार्ट जोर जोर से चिल्लाकर बोले कि उसे मौत चाहिए, तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार करना। ये सुनकर दोस्त बुरी तरीके से डर जाता है और सैम से माफी मांगने लगता है। वो उसके सामने घुटने टेकता है, अपने आप को कई सारे थप्पड़ मारता है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो फिर भी माफी मांगना बंद नहीं करता है, उसके सामने बुरी तरीके से गिड़गिड़ाता है और उससे माफी मांगता है। ये देखकर दोस्त का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है, लेकिन उसने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया था, जिस वजह से वो उसे जाने नहीं देता है, बल्कि नौकरानी से कहता है कि इसे जान से मारने से पहले तुम इसे बिल्कुल भी मत तड़पाना और इसे आसान मौत दे देना। ये सुनकर नौकरानी अपने पावर का यूज करती है और जैसे वो दोस्त को मारने के लिए आगे बढ़ती है, रानी उसे रोक लेती है और कहती है कि यहाँ पे बॉस कौन है। ये सुनकर तो नौकरानी तुरंत उसके सामने झुककर माफी मांगने लगती है। इसके बाद रानी सैम के सामने देखती है और कहती है कि मुझे धोखा देने के बाद इतने समय के बाद तुम यहाँ पे आए हो और आने के बाद यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे तुम यहाँ के राजा हो। गलती तो तुमने भी की है मुझे छोड़कर, इसलिए पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। ऐसा कहते हुए अपने पावर का यूज करती है और उसे वहाँ से लेकर गायब हो जाती है। फिर नौकरानी भी रानी की बातों का मान रखती है और दोनों को उनके कारागार में भेज देती है ताकि वहाँ पे इन्हें यातना दी जाए। रानी को देखते हैं जो कि सैम को अपने साथ एक ऐसे कमरे में लेकर जाती है जहाँ पे लड़कों के काफी सारे अच्छे अच्छे ड्रेस होते हैं। ये सारे ड्रेस रानी ने सैम के लिए हाल ही में बनवाए थे, लेकिन जब सैम इन सभी कपड़ों को देखता है तो उसे एक गलतफहमी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद रानी इतने लंबे समय तक बहुत सारे लड़कों के साथ रह चुकी है और ये सारे कपड़े उन्हीं लड़कों के हो सकते हैं। साइज देखने से वो सोचता है कि शायद उसे उसके ही साइज के लोग पसंद आते हैं, इसीलिए सारे कपड़े यहाँ पे हैं। उसे ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो इसके बारे में रानी को पूछता है। रानी तुरंत ही समझ जाती है कि इससे कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए वो उसकी गलतफहमी दूर नहीं करती है बल्कि उसे चिढ़ाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम इतने लंबे समय तक मुझसे दूर थे, तुम क्या चाहते थे कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं किसी के साथ समय न बिताऊं? ये सुनकर वो सोचता है कि शायद ये इसकी ही गलती है, इसलिए वो रानी को गलत जिम्मेदार नहीं ठहराता है और कहता है कि इतना लंबा समय हो चुका, कोई भी इंसान बदल सकता है, तुम गलत बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर रानी उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इंसानी दुनिया में तुम्हारे भी कई सारी लड़कियों के साथ संपर्क हो सकते हैं, वैसे वो लड़कियाँ कहाँ पे हैं? क्या वो अभी तक जीवित है या फिर मर गई? ये सुनकर वो उसे तुरंत ही अपने आप से दूर करता है और कहता है कि तुम ये कैसे बातें कर सकती हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की से इतनी ज्यादा बातें भी नहीं की है, तो उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ क्लोज होना तो ये बहुत ही दूर की बात है। मानो कि हमारा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आज तक किसी और लड़की के पास नहीं गया हूँ। ये सुनकर तो रानी को काफी अच्छा लगता है। वो उसे कहती है कि डाइवोर्स, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी भी डाइवोर्स दिया ही नहीं। फिर धीरे धीरे वो उसके पास आती है और उसे किस करते हुए उसे बताती है कि इन दिनों उसने उसे बहुत ही ज्यादा मिस किया और आज तक उसके लाइफ में उसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं था। फिर दोनों ही जैसे एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, अचानक से यहाँ पे नौकरानी आती है और इनका किस मिस हो जाता है। ये देखकर नौकरानी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने आप को सजा देने के लिए अपनी दोनों आंखें निकालने का
वो एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करे, बीच में नौकरानी किसी भी तरीके से आ जाती थी। इसलिए सैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें अगर जारी होती तो कब की चली जाती। वैसे मेरा दोस्त कैसा है? ये सुनकर वो बताती है कि तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, उसने सिर्फ 2 ही लेवल पार किए थे। तीसरे लेवल के दर्द को झेलते झेलते वो वहीं पे मर गया। वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो कि 6ठे लेवल तक पहुंच पाई थी, फिर वो भी मर गई। ये सुनकर सैन थोड़े से डरते हुए रानी की तरफ देखता है और कहता है कि अब मेरी बारी है ना। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सैन यहाँ से जाने के लिए खुद को जान से मारने की धमकी रानी को दे रहा था, जिस वजह से रानी उसे उस समय जाने को कह देती है, लेकिन उसे वार्निंग देती है कि अगर तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मौत दूंगी। सैन उन सभी बातों को याद करते हुए डरता है और रानी से कहता है कि मैंने गलती की है, इसलिए तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे जान से मारने के बाद मेरे बारे में या फिर मुझे मरता हुआ अपने प्रेमियों को दिखाने वाली हो? ये सुनकर वो उसके ऊपर हंसती है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था कि उसके लाइफ में उसके सिवा कोई भी नहीं है, लेकिन शायद सैन ने उसकी ये बात सुनी नहीं होगी, जिस वजह से वो ये बात कह रहा होता है। रानी उसके ऊपर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज्यादा छोटा है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। सैन बेचारा डर रहा होता है, तब नौकरानी उसे रोकती है और कहती है कि आप भी बहुत ही ज्यादा पागल हो। आपको पता भी है कि रानी ने इन दिनों आपको कितना ज्यादा मिस किया। उन्होंने कभी भी इस आइलैंड को छोड़ने का फैसला नहीं किया और वो हमेशा ही अपने कमरे में आपका इंतजार करती थी, क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उन्हें विश्वास था कि आप एक न एक दिन यहाँ पे जरूर आओगे, और आप दूसरे लड़के के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर सैन कहता है कि तो फिर उस कमरे में जो कपड़े थे वो किसके कपड़े हैं? नौकरानी कहती है कि हाल ही में रानी ने वो सभी कपड़े खास आपके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि आप यहाँ पे आने वाले हो। आज तक उनकी लाइफ में आपके सिवा कोई भी नहीं था, क्योंकि वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ से जाने दिया, और साथ ही आपको अमरता का श्राप भी उन्होंने इसीलिए दिया था ताकि आप बूढ़े ना हो सको, आप हमेशा जवान और स्वस्थ रहो और कोई भी आपको जान से ना मार सके, जिस वजह से आपकी सेफ्टी की रानी को कोई भी चिंता ना हुई। ये सारी बातें जानने के बाद तो सैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि रानी उससे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि इतना ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी उसने उसे जाने दिया, क्योंकि उसमें उसकी खुशी थी। अब सब कुछ जानने के बाद वो रानी से मिलता है, जहाँ पे रानी को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो इस बार भी उसे छोड़कर चले जाएगा। तब सैन भी उसके मजे लेने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर तो उससे बुरा लगता है, तब वो जाने से मना कर देता है। वो खुशी से उससे गले से लगा लेती है। तब सैन उससे कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी इंसानी दुनिया में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर उसका मूड फिर से ऑफ हो जाता है। तब सैन उसे अपने साथ इंसानी दुनिया में जाने के लिए कहता है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और साफ है, इसलिए मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। तब सैन उसे अपने साथ ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कन्विंस करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपना बच्चा चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ बच्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम मेरे साथ इंसानी दुनिया में आकर रहो, मेरे साथ मेरी कंपनी संभालो और इंसानी दुनिया के मजे लो। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगा। रानी को उसकी बात पसंद आती है और वो उसके साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अभी नहीं। उसके चले जाने के कुछ टाइम बाद वो जाने का फैसला करती है, जिसके लिए वो सबसे पहले सैन को छोड़ने के लिए बाहर आती है। जाते वक्त सैन उसे अपनी कंपनी के बारे में बताता है और कहता है कि जब तुम मेरी कंपनी में आना तब किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी वाइफ हो, और ना ही तुम अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता लगने देना कि तुम नागिन हो। ये सारी चीज मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, तो तुम मेरे बारे में कुछ गलत मत समझना। ऐसा कहते हुए रानी और उसकी नौकरानी दोनों ही सैन को छोड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है। ये सारी चीजें होते हुए एक पर्सन देख रहा होता है जिसका नाम लिंग होता है, और ये भी एक सांप ही होता है जो कि काफी समय से रानी से प्यार करता था और वो चाहता था कि वो सैन की जगह पे हो, इसलिए उसे सैन से नफरत हो जाती है। वो सोचता है कि रानी क्यों इतना ज्यादा धोखा देने के बावजूद भी सैन से ही प्यार करती है। गुस्से में वो सैन से बदला लेने के बारे में सोचता है और जो दोस्त की बॉडी होती है उस पे काला जादू करते हुए उसे फिर से पुनर्जीवित कर देता है और अपने कंट्रोल में रखते हुए उसे सैन को नुकसान पहुँचाने के लिए भेज देता है। सीन कट होता है और अगले सीन कुछ टाइम बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे रानी अपनी नौकरानी के साथ शहर पहुँचती है। उसने यहाँ पे घुलने मिलने के लिए यहाँ के लोगों जैसे कपड़े पहने होते हैं और वो इन कपड़ों में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिस वजह से आसपास के लोग उसे ही ध्यान से देखे जा रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ के लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। सैन के दिए मैप का यूज करते हुए वो लोग कुछ ही देर के अंदर सैन की कंपनी पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे वो लोग अंदर जाते हैं वहाँ की जो सिक्योरिटी टीम होती है वो उन्हें बाहर ही रोक लेती है। ये देखकर तो रानी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन रानी की आइडेंटिटी किसी को पता न चले इस बात का ध्यान रखते हुए नौकरानी रानी को शांत करती है और साथ ही सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश करती है। तभी रानी अपने पास कार्ड निकालती है और उस सिक्योरिटी गार्ड को दे देती है। साथ ही अपने जादू का यूज करते हुए बिना किसी को पता लगे नौकरानी से बात करती है और कहती है कि अगर इसने और कुछ ज्यादा मुझसे पूछा तो मैं इसका यहीं पे खून पी जाऊंगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी रानी के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं किया होता है, इसलिए रानी को गुस्सा आ रहा होता है। और तभी वो सिक्योरिटी टीम का जो लीडर होता है वो आइडेंटिटी कार्ड को देखकर समझ जाता है और तुरंत ही रानी से माफी मांगता है, क्योंकि आईडी के मुताबिक रानी इस कंपनी की मालिक मतलब कि सैन की पर्सनल असिस्टेंट होती है, इसलिए सभी का बर्ताव उसकी तरफ से बदल जाता है और सभी उसका कंपनी में स्वागत करते हैं। ये सिचुएशन
रानी को ऊंची आवाज से कितना ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है कि इन लोगों का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से ये लोग बाल बाल बच गए, नहीं तो रानी तो इन्हें तुरंत ही खत्म करने वाली थी। फिर रानी कंपनी के अंदर जाती है और इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे नौकरानी उसके पीछे पीछे अंदर जाने की कोशिश करती है, सिक्योरिटी गार्ड उसे बीच में ही रोक लेती है और लीडर उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारा यहाँ पे कौन सा काम है, मैं तुम्हें कंपनी के अंदर क्यों जाने दूं। ये सुनकर तो वो घबराने लगती है। अब उसके पास तो कोई भी पोजीशन नहीं थी इस कंपनी के अंदर जाने की, जिस वजह से सिक्योरिटी टीम का लीडर उसे अंदर जाने नहीं देता है। तब वो बताती है कि वो रानी की पर्सनल असिस्टेंट है, जैसे रानी यहाँ की बॉस की पर्सनल असिस्टेंट है। लेकिन ये बात सुनकर लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, बल्कि उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है और गार्ड के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे रानी आ जाती है और नौकरानी को शांत करने लगती है और नौकरानी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। नौकरानी कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप अपना ध्यान कैसे रखोगी। तब रानी उसे फिर से समझाती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है और उन्हें पता होना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे किस लिए आए। ये सुनकर नौकरानी भी समझ जाती है और वहाँ से जाने का फैसला करती है। नौकरानी को भेजने के बाद रानी अंदर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि सैन का ऑफिस किस फ्लोर पे है, इसीलिए पास कई दो लड़कियों से वो सैन के ऑफिस के बारे में पूछती है। अब ये जो दो लड़कियाँ होती हैं उन्हें पहली नजर में ही रानी नापसंद आ जाती है, जिस वजह से वो सोचती है कि ऐसी लड़की जिसे खुद सेक्रेटरी की जरूरत है, आखिर वो बॉस का काम कैसे कर सकती है। इसलिए वो उसे नहीं बताती है कि सैन का ऑफिस किस फ्लोर पे है। वो उसे खुद से ही पता लगाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम अपने बॉस के पास कॉल करके पता कर सकती हो। ये सुनकर रानी अपने पास से फोन निकालती है, जो कि बहुत ही पुराना मॉडल होता है, और ये देखकर दोनों लड़कियां उसके ऊपर हंसने लगती हैं, उसके वीडियो निकालने लगती हैं और कहने लगती है कि देखो देखो आज हमारे बॉस के लिए एक ऐसी सेक्रेटरी आई है जो कि खुद का ख्याल नहीं रख सकती है, उसके हाथ में ऐसे पुराने जमाने का फोन है और वो बॉस की असिस्टेंट बनने की कोशिश में लगी हुई है। इस तरीके से वो रानी की इंसल्ट कर रहे होते हैं। इस समय तो रानी उन्हें कुछ नहीं कहती है, लेकिन जैसे वो सभी लिफ्ट के अंदर जाते हैं वो अचानक से उनके ऊपर अपने कुछ पावर का यूज करती है। कुछ समय के बाद जब लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है, तब तक रानी ने अपने पावर का यूज करते हुए उन दोनों को अपना पालतू जानवर बना लिया होता है, जो कि उसके इशारे पे ही चल रहे होते हैं और उसके कहने पे रुक जाते हैं। वो उसी तरीके से उन दोनों को भी ऑफिस के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पे सभी एम्प्लॉय उन दोनों लड़कियों को इस हालत में देख लेते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों लड़कियों को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। इसके बाद रानी बॉस के कैबिन में जाती है, जहाँ पे वो उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। जब सैन उसे देखता है तब उससे पूछता है कि कंपनी आने में उसे इतना ज्यादा समय कैसे लग गया। ये सुनकर वो बताती है कि वो कंपनी के दो डॉग को ट्रेन कर रही थी। ये सुनकर सैन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी में कहीं पे भी डॉग नहीं था, लेकिन रानी तो असल डॉग के बारे में नहीं बल्कि उन दोनों लड़कियों के बारे में बात कर रही होती है और वो एक बार फिर से सैन के क्लोज आने लगती है। सैन भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे इन दोनों का किस होने वाला होता है, अचानक से सैन के पास किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कंपनी में कुछ छोटे प्रॉब्लम क्रिएट हो चुके हैं। प्रॉब्लम के बारे में सुनकर वो अपने लोगों पे ही गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, ना कि यहाँ का कोई छोटा एम्प्लॉय जो कि ये सारी चीजें मैं मैनेज करूँ, इसलिए आप लोग इसे अच्छे तरीके से हैंडल करो। ऐसे कहते हुए फोन को कट कर देता है, लेकिन अगले ही पल जब वो रानी को देखता है तो वो सोचता है कि उससे भी कुछ काम करना चाहिए, इसलिए वो रानी से कहता है कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर वो भी खुश हो जाती है और काम करने के लिए मान जाती है। फिर बाहर आने के बाद वो उन दोनों लड़कियों को लेती है जो कि डॉगी बन चुकी होती है और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है काम को पूरा करने के लिए। आगे वो मिस्टर गू से मिलने के लिए जाती है, जो कि कंपनी के पार्टनर होते हैं और इन्हीं के साथ उसे काम करना होता है। जैसे मिस्टर गू उसे देखते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं, वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाते हैं। फिर दोनों पर्सन अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे मिस्टर गू उन दो लड़कियों को देखते हैं जो कि कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे थे, तब उनका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और वो इसके बारे में उनसे पूछते हैं। रानी बताती है कि वो दोनों उसके पालतू हैं और वो उसके इशारे पे ही काम करते हैं। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। रानी कहती है कि उसके पास समय बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जिस काम के लिए वो यहाँ पे आई है वो लोग इसे जल्दी पूरा कर दे। लेकिन जो मिस्टर गू की असिस्टेंट होती है, वो किसी असिस्टेंट के साथ ये सारी इम्पोर्टेंट बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने बॉस के साथ यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी डील है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे अपने बॉस के पर्सनल असिस्टेंट होने के साथ साथ मैं उसकी वाइफ होने के नाते यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मुझे हक है कि मैं सारी चीजें अच्छे से देख सकूं। अब जैसे इन्हें पता चलता है कि रानी बॉस की वाइफ है, वो तुरंत ही अपना बिहेवियर चेंज कर देती है और असिस्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए उसके पास चली जाती है। वो अपना आईपैड आगे करती है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन रानी ने पहली बार आईपैड देखा होता है, जिस वजह से वो समझ नहीं पाती है कि इसे किस तरीके से चलाया जाता है। वो उसे सूंघ कर चेक करने की कोशिश करती है कि आखिर ये है क्या, इसमें काम क्या होता है, और ये दोनों जब उसे इस तरीके से करते हुए देखते हैं तब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी रानी वो आईपैड आगे करती है और पूछती है कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। ये बात सुनकर उन्हें काफी ज्यादा ताज्जुब होता है कि इतने बड़ी कंपनी के असिस्टेंट होने के बावजूद भी इसे आईपैड चलाना नहीं आता है, जिसका फायदा उठाते हुए मिस्टर गू की असिस्टेंट उसे नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करती है और कहती है कि जब तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो तुम्हें असिस्टेंट की पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। ऐसी बातें सुनकर तो रानी को बहुत ही ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आता है वो तुरंत ही उन दोनों लड़कियों पे पावर का यूज करती है और उन दोनों लड़कियों पे पावर का यूज करती है और आईपैड को उनके हवाले कर देती है और कहती है कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें रियल फॉर्म में लाकर मुझे दो। ये सुनकर दोनों लड़कियां तुरंत ही आईपैड लेकर वहां से चली जाती है, जिससे ये दोनों फिर से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि आईपैड के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं और जो सेक्रेटरी होती है वो सोचती है कि मुझे भी ऐसे नौकर चाहिए। इसके बाद ये लोग कुछ समय तक उन दोनों लड़कियों का इंतजार करते हैं। कुछ समय के बाद वो दोनों लड़कियां वापस से यहाँ पे आती हैं और उनके पास अब बहुत सारे फाइल्स होते हैं और वो सभी फाइल रानी को दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये देखकर मिस्टर वू कहते हैं कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर रानी कहती है कि वो उनका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगी, उसे इन सभी फाइल्स को पढ़ने के लिए सिर्फ 1 मिनट का समय चाहिए। अब ये बात तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है जिस वजह से ये लोग इसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन अगले ही पल रानी अपने पावर का यूज करती है और 1 मिनट के अंदर वो सारे के सारे फाइल्स को पकड़ लेती है। यहाँ तक कि फाइल्स के अंदर जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो भी उन 1 मिनट के अंदर उनके सामने रख देती है और उसे सुधारने के लिए कहती है, जिसका इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इसीलिए मिस्टर वू अपने सेक्रेटरी पे अपना सारा का सारा गुस्सा निकालने लगते हैं। तब रानी उनसे कहती है कि इस समय ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने गलती की है, इसलिए आप लोगों को मुआवजे के तौर पे हमें पैसे रिटर्न करने होंगे। इस सुनकर मिस्टर वू पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो एक फ्रॉड इंसान होता है, जिस वजह से वो पैसे देने से इनकार करने लगता है। रानी उससे कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और तुम्हारी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। लेकिन मिस्टर वू फिर भी नहीं डरता है, वो कहता है कि उसके पास बहुत सारी कंपनियां हैं और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। रानी कहती है कि तुम गलत हो, मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे कुछ लॉ के बारे में बताने लगती है, जिसके मुताबिक गलत होने की वजह से उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी मिस्टर वू उसे पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये रूल बुक में है तो मुझे तुम्हें पैसे देने होंगे? मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला हूँ, और वैसे भी तुम्हें इतने पुराने रूल के बारे में कैसे पता है? ये सुनकर रानी बताती है कि उसने ये सारे रूल लिखे हुए हैं। लेकिन ये सुनकर ये लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखने से तो तुम काफी यंग और जवान लगती हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसी पुरानी बातें कहाँ से आई हैं? अब छोड़ो, जाने दो, मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी डील नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए डील को बीच से ही खत्म करके यहाँ से वो जाने की कोशिश करता है। लेकिन रानी अपने पावर का यूज करती है, जिस वजह से जो उसकी असिस्टेंट होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपको मुआवजा देना होगा। ये सुनकर तो मिस्टर वू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। बाद में रानी मिस्टर वू के ऊपर ऐसे अपने पावर का यूज करती है कि वो खुद से ही पुलिस के पास कॉल करता है और उसके जितने भी इल्लीगल काम होते हैं वो उसके बारे में बताते हुए खुद को अरेस्ट करने की बात कहता है। इस तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करती है और बहुत ही खुशी में सैम के पास जाती है क्योंकि सैम ने उसे अच्छा रिवॉर्ड देने के बारे में कहा था। इसलिए वो खुशी से अपने हस्बैंड के पास आती है और सारी चीजों के बारे में बताती है। ये सुनकर तो सैम बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और अपने साथ हाल ही में खुले हुए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करने की बात करता है। वेल, ये सुनकर तो उसका मुंह ही उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पे सैम तो अपना ऑर्डर कर देता है। लेकिन जब रानी ऑर्डर कर रही होती है तब वो देखती है कि यहाँ की सभी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी है, जिसपे वो बहुत ही ज्यादा सोच विचार करने लगती है। ये देखकर वेटर समझती है कि शायद वो गरीब है। हालांकि रानी उसके मन की बातें सुन रही होती है, लेकिन फिर भी वो शांत रहती है और वेट्रेस से कहती है कि खास ख्याल रखना कि मैंने जो कुछ भी ऑर्डर किया है वो सारी चीजें अच्छी तरीके से पकी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे कच्ची चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर तो वेट्रेस एक बार फिर से उसके बारे में मन में बातें करने लगती है और इस बार वो उसके बारे में बुरी बातें कर रही होती है, जिस वजह से वो वेट्रेस पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सोच समझकर अपने दिमाग में सोचा करो क्योंकि मैं सब कुछ सुन सकती हूँ। अब ये सुनकर तो बुरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या ये मेरे मन की बातों के बारे में बात कर रही है। तब रानी कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, इसलिए मेरे बारे में इस तरीके से बातें बिल्कुल ही मत सोचो। अब ये सुनकर तो वो डर रही होती है। फिर वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद टिप के तौर पे अपने पास से एक चांदी की ईंट निकालती है और इसे दे देती है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि माना कि ये सुंदर और चिंदी है, लेकिन टिप देना इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। लेकिन तभी सैम आगे बढ़ के चांदी के उस ईंट को अपने पास रख लेता है और टिप के तौर पे उसे कुछ पैसे दे देता है। फिर वो रानी से कहता है कि तुम्हें पता है कि ये चांदी कितनी ज्यादा कीमती है, इसकी कीमत कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा होगी, इसलिए तुम्हें इस तरीके से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। फिर कुछ समय के बाद उनका ऑर्डर ऐसा आता है, लेकिन रानी का ध्यान खाने पे नहीं बल्कि अपने हस्बैंड पे होता है। वो उसकी तारीफ कर रही होती है और कहती है कि बाहर तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगती हो। सैम कहता है कि मुझे पता है, लेकिन हाँ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी, जब तुम घर से बाहर निकलो तो अपनी शक्तियों को कम से कम यूज करो, इस तरीके से लोग तुम्हारे बारे में नहीं जान पाएंगे। वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद सैम उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारा गिफ्ट रिसेप्शन पे ही भूल गया हूँ, क्या तुम जाकर ले सकती हो? ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है और फिर वो अपना गिफ्ट लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक लड़की की नजर सैम पे जाती है। वो उसे अकेला समझकर उसके पास होने की कोशिश करती है और उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर सैम उसे अपने आप से दूर करता है, लेकिन वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती है। पैसों के लिए वो उसके पास आने की पूरी कोशिश करती है। तभी रानी ये सब कुछ देख लेती है और उसे अपने हस्बैंड के साथ किसी और लड़की को देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इसी वक्त अपनी पावर का यूज करती है और दोनों के बीच में अचानक से ऐसा आती है। ये लड़की जब उसे इस तरीके से देखती है तो वो पहले डर जाती है, लेकिन उसके हाथ से इतना अमीर लड़का खिसक रहा था, जिस वजह से वो उसके ऊपर
वो इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाती है। अब रानी से रहा नहीं जाता है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुमने कहा था कि शांत रहो, लेकिन अब बताओ ये हद से ज्यादा बढ़ रही है, मैं इसे कुछ करूं या फिर ऐसे ही जाने दूं? सन कहता है कि तुम्हारा जो दिल करे तुम वो कर सकती हो। ये सुनते ही वो अपने पावर का यूज करती है और इस लड़की को ऐसा पनिशमेंट देती है जिसके बारे में इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हाल ही में इसने अपनी ब्रेस्ट सर्जरी और नो सर्जरी कराई होती है, लेकिन वो दोनों चीजें वो उसे छीन लेती है, जिससे बेचारी का मुंह तो तुरंत ही पीला हो जाता है। वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है शर्मिंदगी के मारे। ये देखकर सैम कहता है कि तुमने जेलसी में कुछ ज्यादा इस लड़की के साथ नहीं किया है? मैंने हाल ही में सुना था कि इन दोनों की सर्जरी काफी ज्यादा हाई होती है और इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है। रानी कहती है कि मैंने तो अभी उसके साथ बहुत ही ज्यादा कम किया था, मैं तो उसे खत्म नहीं कर देती, लेकिन मैंने तुम्हारे रहते उसे छोड़ दिया। वैसे अब मुझे भूख नहीं है, मुझे अब घर जाना है। ये सुनकर वो उससे कहता है कि ठीक है। फिर दोनों जैसे ही घर जाने के लिए अपनी कार के पास आते हैं, अचानक से रानी को चक्कर आने लगते हैं। सैम उसे संभालता है, तब रानी कहती है कि लगता है कि हाल फिलहाल में मैंने बहुत ही ज्यादा पावर यूज कर लिया है, जिस वजह से मैं कमजोर हो रही हूँ। ये सुनकर सैम इसे ठीक करने का तरीका पूछता है, तब वो उसे मस्ती करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे किस कर दो तो शायद मैं ठीक हो सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करने लगती है। तभी पास से वही दोनों लड़कियां गुजरती हैं, जिसे हाल ही में रानी ने अपना पालतू कुत्ता बना लिया होता है। वो अचानक से इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। अब जब इस सिचुएशन में सैम अपने वर्कर को देखता है तो वो सैम से पानी पानी हो जाता है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रानी पावर का यूज करते हुए दोनों की याददाश्त खत्म कर देती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो दोनों लड़कियां चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद वो दोनों कार के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे रानी अपना गिफ्ट बॉक्स ओपन करती है, जिसके अंदर उसे काफी सारी चीजें मिलती हैं। उसे सब चीजें तो पसंद आ रही होती है, लेकिन अचानक से उसे एक चीज अजीब लगती है। वो उसे बाहर निकालती है और सैम से उसे पूछती है कि ये क्या है। वो कॉन्डम का पैकेट होता है। सैम उसे लेता है और कहता है कि इसके बारे में बताया नहीं जाता है, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। ऐसा कहते हुए वो उसके क्लोज आता है और उसके कपड़े धीरे धीरे खोलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से रानी एक छोटे से सांप में बदल जाती है। बेचारा सैम बिल्कुल भी नहीं सोचा होता है कि इस समय उसे कुछ ऐसी चीजें देखनी होगी। वो छोटे से सांप को अपने हाथ में लेता है और पूछता है कि वो अचानक से सांप में कैसे बदल गई। तो वो बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, जल्दी से बताओ कि मैं तुम्हें ठीक कैसे कर सकता हूँ। क्या तुम्हें वापस से ठीक करने के लिए मुझे तुम्हें किस करना होगा? रानी कहती है कि तुम ये करके देख सकते हो, शायद ये काम कर सके। ये सुनकर वो उसे किस करता है, लेकिन अगले ही पल वो सांप जब इंसानी रूप में आता है तब वो रानी नहीं होती है, वो तो सैम का पुराना दोस्त होता है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से घबरा जाता है और सोचता है कि उसे तो नौकरानी ने बताया था कि वो तो मर चुका है, तो ये फिर वापस से जिंदा उसके सामने सही सलामत कैसे खड़ा हो सकता है। वो उसे रानी के बारे में पूछता है, तब वो कार की तरफ इशारा करता है और दिखाता है कि उसने उसे बड़े ही चालाकी से, जब वो कमजोर थी तब उसे जाल में उसने बंद कर दिया था। फिर वो आगे बढ़ता है और गला पकड़ लेता है, साथ ही वो पुरानी बातों के बारे में बात करने लगता है। जब वो उसके सामने झुककर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था तब सैम ने उसकी मदद नहीं की थी। वो इन सारी बातों के बारे में याद कर रहा होता है और कहता है कि इस बार मैं ताकतवर हूँ और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सैम उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। दोस्त कहता है कि तुमने सही पहचाना, मैं तुम्हारा वो कमजोर दोस्त नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। ऐसे कहते हुए अपनी पावर का यूज करता है और उसे अपने साथ खींचते हुए लेकर चला जाता है। रानी जो कि ये सारी चीजें देख रही होती है, जैसे वो थोड़ी सी ठीक होती है वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करते हुए अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसकी ऐसी खास मोमेंट को बर्बाद करने के लिए वो दोस्त को पनिश करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पुजारी आ जाता है जो कि रानी को रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कई सौ साल पहले उसके गुरु की जान उसी स्नेक आइलैंड पे हुई थी, जहाँ की वो रानी है, इसलिए वो उसे खत्म करके अपने गुरु का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए अपने पावर का यूज करता है और रानी को अपने पावर से रोकने की कोशिश करता है। उसकी तेज आवाज से रानी को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे अपना पूरा कंट्रोल रखती है। वो थोड़ी ही देर के अंदर उस गुरु के पावर से बाहर आ जाती है और उसे वार्निंग देती है कि उसके बदले के रास्ते में वो इंटरफेयर ना करे, लेकिन वो गुरु इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तब अपने पावर का यूज करती है और उसके ऊपर हमला करती है। गुरु आसानी से उसके हमले से बच जाता है और ठीक पीछे से उसके ऊपर वार कर देता है। पीछे से वार से रानी अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने पावर का यूज करती है और गुरु के ऊपर हमला करती है। अचानक से गुरु वहाँ से गायब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल वो बुरा इंसान फिर से आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे रास्ते में तब तक रुकावट बनकर खड़ा रहने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक तुम्हारा कोई अपना तुमसे खो न जाए। ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उसके ऊपर वार करती है, लेकिन बूढ़ा हर बार उसके वार से बच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो उसके समय को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रानी को भी पता होता है कि वो उसका समय बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो बिना समय गंवाए बार बार उसके ऊपर हमला करने लगती है और थोड़ी ही देर के अंदर वो उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम दोस्त को देखते हैं जो कि सैम को लेकर वापस से स्नेक आइलैंड पे पहुँच जाता है। ये देखकर सैम उससे कहता है कि अब तो तुम भी पूरे जीवित हो गए हो, तो तुमने फिर से शहर में रहकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम मुझे आखिर यहाँ पे किस लिए लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है? ये सुनने के बाद दोस्त कहता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये जगह कितनी
इतनी ज्यादा खतरनाक है और ना ही मुझे फर्क पड़ता है कि मुझे पैसे चाहिए। मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपने बॉस का टास्क पूरा करने के लिए आई हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने बॉस के बारे में बता देता है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसने उसे फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। ये सुनकर सैम कहता है कि अब तो तुम पुनर्जीवित हो चुके हो तो मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है। वो उसे कहता है कि याद करो लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी और जान बचाने के लिए कहा था तब तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए इस बार मैं भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब ये सुनकर सैम समझ रहा होता है कि ये इंसान पहले से अब और भी ज्यादा पागल हो चुका है, इसीलिए पास रखी आग की मसाल को दिखाकर उसे डराने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके दोस्त को आग से डर लगता है। लेकिन ये इंसान तो पहले से पूरी तरीके से बदल चुका होता है। ये तो आग की मसाल को अपने हाथ में ही ले लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए उसे चलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे लिन ऐसा आता है जो कि दोस्त को उसे नुकसान पहुँचाने से रोक देता है। असल में लिन यहाँ पे इसलिए आया होता है ताकि वो सैम के साथ अपने आप को पूरी तरीके से बदल सके और रानी के क्लोज जा सके, जिसके लिए उसे वो नुकसान पहुँचाने से रोकता है। फिर अपने पावर का यूज करते हुए उसे बेहोश कर देता है और तभी यहाँ पे दोनों ट्विन सिस्टर आ जाती हैं। असल में लिन ने इन दोनों को भी पहले ही ठीक कर दिया था, जिसमें से वो उसके कहे गए हर एक लफ्ज को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करती है और अपने जादुई शक्तियों से दोनों का आदान प्रदान करने का फैसला करती है। ये सब सुनकर उसे बहुत ही सुकून मिलता है और इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम रानी को देखते हैं जो कि सैम को ढूंढते ढूंढते वापस से अपने आइलैंड पे ही आ जाती है और सोचने लगती है कि यहाँ पे उसके हस्बैंड को किसने लाया होगा। सोच विचार करने के बाद वो एक बार ट्विन सिस्टर के बारे में सोचती है कि यहीं पे वो सबसे ज्यादा खतरनाक बहनें थी, लेकिन उसने तो उन दोनों को पहले ही खत्म कर दिया था। और तभी वो यहाँ पे अपने हस्बैंड को देखती है। सैम को देखते ही वो खुश हो जाती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक से गायब हो जाता है। जब वो पीछे पलट कर देखती है तब वो बूढ़ा इंसान उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया होता है। उसे देखते ही वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर बूढ़ा उससे धन्यवाद करता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप मुझसे मिली थी तब किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया था और इसलिए मैं आपके रास्ते को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब आपने बार बार मेरे ऊपर बिना रुके वार किया तब मैं उस पर्सन की जादुई शक्तियों से बाहर आ गया और इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए यहाँ तक आया हूँ। साथ ही मैं आपको कुछ बात भी बताने वाला हूँ। आपको आपके पति को खत्म करना होगा। जिस पर्सन से आप अभी अभी मिली थी वो आपके पति नहीं थे। ये सुनकर वो फिर से गुस्सा करती है और कहती है कि तुम फिर से मुझे परेशान करने के लिए आए हो। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगी। बुरा इंसान कहता है कि मैं तो बस आपको चेतावनी देने के लिए आया था कि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो सारी चीजें असली नहीं है, इसलिए आप ध्यान से यहाँ पे सभी चीजें करना। ऐसा कहते हुए बुरा इंसान तो वहाँ से चला जाता है। फिर रानी अंदर जाती है, जहाँ पे एक कमरे में वो अपने हस्बैंड को देखती है और उसे देखने के बाद वो अंदर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद ही उसे कुछ चीजों से रियलाइज हो जाता है कि सामने खड़ा इंसान जो कि उसके हस्बैंड की तरह दिखाई दे रहा है वो उसका हस्बैंड नहीं है। इसीलिए वो उसे पूछती है कि बताओ तुम कौन हो और शैन कहाँ पे है। तब वो शैन बनने का पूरा नाटक करता है, लेकिन रानी उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसके ऊपर वार कर देती है। वार करने से वो इंसान अपने असली रूप में आ जाता है और पता चलता है कि ये भी कोई सांप है। फिर वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और पता चलता है कि यहाँ पे भी ट्विन सिस्टर है। जैसे ही रानी को इसके बारे में पता चलता है वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि सभी चीजें एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहा होता है और जिसके लिए वो अपने पावर का यूज कर रहा होता है, लेकिन सही समय पे यहाँ पे रानी आ जाती है और अपने पावर का यूज करते हुए सभी चीजें बीच में ही रोक देती है। फिर वो सैम को संभालती है और बिना लिन से कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर लिन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम हर बार उसे ही चूज क्यों करती हो। तुम्हें पता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया था, उसने तुम्हें कई साल तक अकेला छोड़ दिया था और यहाँ से चला गया था, लेकिन फिर भी तुम उससे ही प्यार करती हो। लेकिन इस पूरी दुनिया में इकलौता मैं ही ऐसा पर्सन हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। ये सुनकर रानी लिन को जवाब देते हुए कहती है कि चाहे इस दुनिया में कितने भी बेहतर पर्सन क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो उससे ही प्यार करती है और उसके साथ ही रहेगी। ऐसा कहते हुए वो सैम को अपने साथ लेते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन के पास ट्विन सिस्टर आती है और कहती है उनका एक प्लान बर्बाद हो गया तो क्या हो गया, वो फिर से कोई नया प्लान बनाएंगी और लिन और रानी को किसी भी तरीके से एकजुट करके ही दम लेंगी। ये सुनने के बाद लिन कहता है कि ये सारी चीजें छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती है तो मुझे उसे फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिन भी अब तक पूरी तरीके से समझ चुका होता है कि रानी उससे कभी भी प्यार नहीं कर सकती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। इसीलिए वो उसे जाने देने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ रानी सैम का ख्याल रख रही होती है, लेकिन वो बेहोश होता है, जिस वजह से वो गुस्से में कहती है कि अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक जादुई गोली बनाती है ताकि वो उसे ठीक कर सके, लेकिन जैसे वो उसे खिलाने वाली होती है वो होश में आ जाता है और दवा की महक से दवा को खाने से मना कर देता है। ये देखकर रानी ऐसे मजाक में उसे कहती है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन अगले ही पल सच में उसके मूवमेंट से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये लास्ट टाइम की बात होती है और इसीलिए हमारा हीरो रानी से इतना ज्यादा दूर रहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसके साथ रिलेशन बनाता है तो
पास एक दूसरा रास्ता भी है। अगर नागरानी अपने पावर का यूज करते हुए अपनी शाही खून उसके बॉडी के अंदर डाल देती है तो वो भी इंसान से एक सांप बन जाएगा और उसके बाद उसकी बॉडी इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि वो बच्चे के साथ अपनी भी सुरक्षा कर सकता है। सुनकर वो बिना समय गवाए तुरंत ये सारी चीजें कर देती है। ऐसा करने पे तुरंत ही सैम की शक्ल जो कि धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी थी वो ठीक हो जाती है और थोड़ी ही देर के अंदर उससे होश आ जाता है। साथ ही उसका जादुई अंडा भी जादुई तरीके से उसके पेट से थोड़ी ही देर के अंदर बाहर आ जाता है। लेकिन सुनहरा अंडा पेट से बाहर आ जाने के बाद भी सैम बेहोशी पड़ा रहता है। ये देखकर नागिन को अपने आप पे गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया है, जिस वजह से लगता है कि वो मर जाएगा। इसलिए वो गुस्से में अपने बच्चे को चोट पहुंचाने वाली होती है। लेकिन उसी पल सैम होश में आ जाता है और माँ की ममता फील करते हुए वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती हो। सैम को सही सलामत देखकर रानी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है इस बच्चे की वजह से। बच्चे को सही सलामत देखकर रानी उसके बारे में बता देती है कि वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए उसने भी उसे एक सांप में बदल दिया है। ये सुनकर तो पहले सैम बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो सांप नहीं बनना चाहता था, वो पूरा टाइम एक इंसान की जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन जब वो रानी के हालात को अच्छी तरीके से समझता है और वो समझता है कि उसकी जान बचाने के लिए यही रास्ता बचा था, तब वो उसे कुछ नहीं कहता है बल्कि उसे सपोर्ट करता है। इसके बाद वो दोनों साथ में अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो जादुई तरीके से वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रानी के नौकरानी को देखते हैं जो कि इस बीच पूरी कंपनी को संभाल रही थी और उसने कंपनी को इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया होता है कि कंपनी शहर का सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी बन चुकी होती है, जिस वजह से आज काफी सारे पर्सन भी आए होते हैं उसकी कामयाबी के रहस्य को पूछने के लिए। नौकरानी को तो अब ज्यादा कुछ पता नहीं था, वो बस कैजुअली काम किए जा रही थी और सारी चीजें अच्छी हो रही थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बताए। धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि वो क्या आंसर करे और तभी यहाँ पे सैम अपनी वाइफ के साथ आ जाता है। दोनों यहाँ पे आने के बाद अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं और तभी उनका अंडा धीरे धीरे फूटने लगता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है। वो अंडे को लेकर किसी सेफ जगह पे नहीं जाते हैं बल्कि यहीं पे अंडे को फूटने के लिए छोड़ देते हैं। अंडा फूटता है और सबके सामने उस अंडे से एक सांप का छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। सैम और रानी अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी सीन पे ड्रामे का दिन हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कहानी का एंड आपको कैसा लगा? आपके अकॉर्डिंग कहानी का एंड कैसा होना चाहिए था मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हर एक वीडियो से अपडेट हो और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा हाइप करें।